गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। आज हम क्लास 10 CBSE NCERT की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में चैप्टर 1 पढ़ा था, जिसमें जो एक स्टोरी थी अ लेटर टू गॉड और दो पोएम्स थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, डस्ट टू स्नो एंड फायर एंड आइस। तो उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे और इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, इसको अच्छे से समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। इस चैप्टर में भी हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, नए कैरेक्टर्स और एक एंगेजिंग कहानी जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखाएगी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड फॉर ऑफ द वीडियो फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, समरी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल लेक्चर्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इट इज़ रिटन बाय नेल्सन रोहिनलहर मंडेला। सो बिफोर यू रीड में एक ये टर्म है अपार्थाइड। ये होता क्या है? सो दिस इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। सो ये होता क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है? ये अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम होता है जो रेशियल सेग्रीगेशन था साउथ अफ्रीका में 1948 से लेकर 1990s तक। ये मतलब ये इस टाइम पीरियड में साउथ अफ्रीका में ऑफिशियली फॉलो किया गया। ये रेसिज्म का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है यहाँ पर। अपार्थाइड जो ये वर्ड है, ये अफ्रीकन लैंग्वेज से लिया गया है। अपार्थाइड, इसका मतलब होता है अपार्टनेस। इसका मतलब होता है अलग करना। अपार्टनेस या अपार्थाइड, इसका मतलब होता है अलग करना। और किस बेसिस पर? रेस के बेसिस पर, कि कौन ब्लैक है, कौन वाइट है। और ब्लैक और वाइट के बेसिस पर लोगों को, कुछ स्पेसिफिक, कुछ पर्टिकुलर लोगों को समाज से अलग कर दिया जाता है। इसमें होता क्या था बेसिकली, वाइट लोग और ब्लैक लोग, इनको अलग अलग तरीके से रखा जाता था। ब्लैक लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते थे। उन्हें स्कूल्स, हॉस्पिटल, बसेस, रेलवे स्टेशंस, बीचेस, सब कुछ उनका अलग होता था। मतलब ये रेस के बेसिस पर वाइट लोगों को प्रिविलेज लाइफ मिलती थी और ब्लैक लोगों को उनका स्लेव माना जाता था। उनके घर भी ज़्यादा अच्छी जगह पे नहीं होते थे, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, उनके पास राइट्स नहीं होते थे, और उनका हर बात पर उनके साथ गलत, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। सो ब्लैक लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता था। और इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि इस सिस्टम ने ब्लैक लोगों को बहुत सफ़र कराया। उनकी फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज़, डिग्निटी सब छीन ली गई थी इस सिस्टम की वजह से। सो ये एंड कब हुआ? ये एंड हुआ 1990s में। इसमें एक इंटरनेशनल प्रेशर, एक लोकल मूवमेंट की वजह से अपार्थाइड ख़त्म हुआ। तो 1994 में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, और यहीं पर अपार्थाइड सिस्टम का भी एंड हुआ। अगर आसान शब्दों में हम बात करें तो अपार्थाइड एक ऐसा भेदभाव वाला एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लोगों को उनकी स्किन कलर के हिसाब से अलग कर दिया जाता है और उनके साथ अनईक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब रंग के बेसिस पर लोगों के साथ भेदभाव करना, उनको इंसान नहीं समझना। तो चलिए चैप्टर 2 पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि नेल्सन मंडेला थे कौन। नेल्सन मंडेला का नाम आपने कभी सुना होगा, मंडेला का नाम सुना होगा, उनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में सुना होगा। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई की। He had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of a new nation.
सो मंडेला जो थे वो 18 जुलाई 1918 में वो बॉर्न हुए. ही वॉज अ साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट, राइट. एंड ये पॉलिटिशियन भी थे और ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट भी बने साउथ अफ्रीका के 1994 से लेकर 1999 तक. एंड ही वॉज द कंट्रीज first black head of state and first elected in a fully representative democratic election. इनकी जो गवर्नमेंट थी उसका पूरा फोकस था कि ये जो लेगेसी है अपार्थाइड की, इसको डिसमेंटल किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए बाय फोस्टरिंग रेशियल रिकन्सिलिएशन. आइडियोलॉजिकली एन अफ्रीकन नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट, ही नेल्सन मंडेला सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. तो ये भी एक पार्टी थी 1991 से लेकर 1997 तक. सो इतना काफ़ी है इनके बारे में जानने के लिए. सो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसी का ही ये एक्सट्रैक्ट है जो कि एक चैप्टर में कन्वर्ट हुआ है. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन. सो आप ये गेस कर सकते हैं कि वो क्या ओकेजन था. तो आप इस न्यूज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा. तो थोड़ा यहाँ पर भी लिखा है नेल्सन मंडेला के बारे में, हम उसको भी पढ़ लेते हैं. नेल्सन बिकम्स द साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. कम से कम 3 centuries वाइट रूल होने के बाद एक ब्लैक प्रेसिडेंट मिला साउथ अफ्रीका को. मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 252 आउट ऑफ 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका's हिस्ट्री. ये जो इनोग्रेशन सेरेमनी थी वो कहाँ पर प्लेस हुई? इन द यूनाइटेड बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, attended by politicians and dignitaries for more than 140 countries around the world. सो नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में भी एड्रेस करते हुए ये कहा, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. सो jubilant scenes on the streets of the Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrities together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. सो ये एक एक्टिविटी है, इसको तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं चैप्टर. चलिए इस एक्टिविटी को भी करते हैं. इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशन दैट यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट. सो मेक अ गेस एंड मैच ईच एक्सप्रेशन विद एन अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी. तो ये सारे जो ये एक्सप्रेशन है आपको चैप्टर में भी देखने को मिलेंगे. तो चलिए इन्हें समझते हैं. अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन. तो एक ऐसा रेनबो बना है, गैदर हुआ है, जिसमें गैदरिंग है डिफरेंट कलर्स की और नेशंस की. तो इसका आंसर होना चाहिए दिस वन, अ ब्यूटिफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल लाइक द कलर्स इन अ रेनबो. सेकेंड है द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. इसका मतलब होगा, आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ये, द सेंटर ऑफ रेशियल सुप्योरिटी, क्योंकि वाइट सुप्रीमेसी रेशियल सुप्योरिटी एक ही बात है. अगला है बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. सो इसका आंसर होना चाहिए बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, दिस वन, फील डीपली इमोशनल रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट. देखो पास्ट हिस्ट्री इवेंट दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट. नेक्स्ट है रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. सो इसका आंसर होगा दिस वन, a great ability to almost unimaginable, to remain unchanged by suffering, not losing hope, goodness or courage. A glimmer of humanity. So इसका तो यही होगा, sign of human feeling, goodness, kindness, pity, justice, etc. A twilight existence. इसका एक ही बचता है, a half secret. Life like a life lived in fading light between सनसेट एंड डार्कनेस. तो चलिए एक्टिविटी हो गई है.
अब पढ़ते हैं हम चैप्टर। 10th में ड्रॉन ब्राइट एंड क्लियर, तो ये वो दिन है जिस दिन वो इनोग्रेशन हुआ 10th में, बहुत ही ब्राइट और क्लियर है। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. So 10th मई की जो सुबह है बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही क्लियर थी। पिछले कुछ दिनों से, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, मतलब पिछले कुछ दिनों से मंडेला बहुत बिजी थे। नेल्सन मंडेला बहुत प्लीजेंटली बहुत बिजी थे, बिसीज थे बाय डिग्निटरीज, क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स, डिग्निटरीज, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं, उनके इनोग्रेशन सेरेमनी के लिए आए हुए थे। सब आ रहे थे धीरे धीरे, तो वो बहुत बिजी थे 10th मई की सुबह को। ये सब उनसे मिलकर रेस्पेक्ट और गुड विशेस उनको दे रहे थे। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीका की लैंड पर इतनी बड़ी गैदरिंग कभी नहीं हुई थी। तो ये सब उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। जो उनकी इनोग्रेशन होने वाली थी, उनकी जो ये सेरेमनी होने वाली थी, उसके लिए ये बड़े बड़े लोग साउथ अफ्रीकन लैंड पर आ रहे थे उनसे मिलने। इस वजह से नेल्सन मंडेला बहुत ज़्यादा बिजी थे। जो ये इनोग्रेशन है, ये बहुत ही, इट वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। इस इनोग्रेशन में, ये इनोग्रेशन क्या है, ओथ सेरेमनी जो होने वाली है प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका की। तो इस इनोग्रेशन को साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट माना गया है, जिसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े लीडर्स इकट्ठे हुए थे, और ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन amphitheater found by the Union Buildings in प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, तो इट्स ऑब्वियस कि वहीं पर ही ये ओथ सेरेमनी होने वाली थी। ये सेरेमनी प्रिटोरिया सिटी के यूनियन बिल्डिंग में हुई। ये सैंडस्टोन, मतलब ये जो पत्थर है, पत्थर से बना हुआ एक एम्पी थिएटर है। मतलब एम्पी थिएटर होता है एक खुला ओपन हॉल जहाँ पर बड़े इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये सैंडस्टोन से बना हुआ एक एम्पी थिएटर है जहाँ पर ये इवेंट होने वाला था। बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये, बहुत ही सुंदर जगह थी ये, और वहीं पर इनोग्रेशन रखा गया था। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors. देखिए ये phrase आ गया, rainbow gathering of different colors. And the nations of installation of South Africa's first democratic non-racial government. कई डिकेड से, मतलब काफ़ी डिकेड से ये जगह वाइट सुप्रीमेसी, यानी कि जो गोरे लोग थे, ब्रिटिश रूल बेसिकली, और उनकी पावर का सिंबल थी। मतलब यही सेम जगह थी, ये प्रिटोरिया की जो ये एम्पी थिएटर थी, वही जगह थी जहाँ पर ब्रिटिश रूल करते थे, जहाँ पर वाइट लोग रूल करते थे। लेकिन अब ये जो जगह है, ये एक रेनबो गैदरिंग की जगह हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रंग के लोग, डिफरेंट कलर्स वाले लोग और डिफरेंट रेसेस के लोग एक साथ आएंगे और एक साथ इस इनोग्रेशन का, ओथ सेरेमनी का को विटनेस करेंगे। अब यहाँ एक नई गवर्नमेंट बनेगी, द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो यहाँ अब जो सरकार बनेगी, जो गवर्नमेंट बन रही है, वो डेमोक्रेटिक है, मतलब पहली है, और साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी, जो कि नॉन रेशियल भी थी, मतलब किसी रेस के ऊपर बेस्ड होकर ये बाइस नहीं करेगी, जिसमें ये एक ऐसी सरकार बनेगी, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा जिसमें कलर, कास्ट, रेस, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये
ये साउथ अफ्रीका की पहली असली डेमोक्रेसी थी। आगे पढ़ते हैं हम। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Zenini on the podium. Mr. D. Clerk was the first sworn in as second deputy president. तो उस सुंदर सी ऑटम डे पर, साउथ अफ्रीका में मई का वेदर ऑटम होता है, ऑटम का मौसम होता है। सो मंडेला अपनी बेटी जेननी, इसका मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता एग्जैक्टली, तो इसके साथ सेरेमनी में गए थे। सो सबसे पहले पोडियम पर, मतलब स्टेज पर मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ ली थी और उन्हें सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया, राइट। और उसके और वहीं पर, मतलब ये वही लीडर थे, ये जिनको बनाया गया ना मिस्टर डी क्लर्क, ये वही, मतलब जिनको सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया, ये वही लीडर थे जिन्होंने मंडेला के साथ मिलकर अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करने में हेल्प की थी। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इनको भी काफ़ी अच्छी पोजीशन मिलेगी। प्रेसिडेंट तो मंडेला ही बनेंगे, नेल्सन मंडेला ही बनेंगे, लेकिन जो सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट है इस देश की, वो इनको दी जाएगी। तो इनकी सेरेमनी पहले हुई। सो यहाँ पर ये बताया गया है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी बहुत ग्रैंड थी, और ये जगह जो पहले सिर्फ वाइट रूल, मतलब ये जो एम्फी थिएटर है, ये काफ़ी, ये यहाँ पे वाइट रूल का सिंबल थी, अब एक न्यू बिगिनिंग के लिए जानी गई, जहाँ पर इक्वालिटी और डेमोक्रेसी की शुरुआत होगी। अब उसके बाद थाबो बेकी वॉज सॉन इज एट फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट तो ये पर्सन बनेंगे मिस्टर डी क्लर्क। सेकेंड फर्स्ट डिप्यूटी, मतलब डिप्यूटी प्रेसिडेंट दो लोग बन रहे हैं, थाबो बेकी ये बनेंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है उस मूवमेंट के जो साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के लिए, लिबरेशन के लिए चलाया गया था। अब फर्स्ट और सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट की सेरेमनी ओथ होने के बाद अब बारी आएगी नेल्सन मंडेला की। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and watching world, I said. So, इनको से फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट की जब ओथ हो गई, उसके बाद नेल्सन मंडेला की बारी आई और उन्होंने ओथ ली। वो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन, मतलब उन्होंने ऐसा ओथ लिया कि वो बहुत ही मन से ओबे करेंगे, अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे और अपने देश के लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। मतलब टू डिवोट माई सेल्फ, मतलब वो अपने आप को डिवोट करेंगे टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, मतलब अपने देश को और देश के लोगों की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करेंगे। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, अब उन्होंने जो दुनिया भर से बड़े बड़े लोग आए थे, गेस्ट आए थे और जो बड़े बड़े नेता आए थे, उन सबको एड्रेस किया, और जो दुनिया उन्हें देख रही थी उन सबको एड्रेस करते हुए कहा। अब इन्होंने क्या कहा ये पढ़ते हम। टुडे ऑल ऑफ अस टू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। सो उन्होंने क्या कहा कि आज हम सब यहाँ अपनी प्रेजेंस के साथ एक नए जन्मे हुए देश को, न्यू बॉर्न लिबर्टी, सो एक नए जन्मे हुए फ्रीडम और को ग्लोरी और होप देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी अभी नए बच्चे की तरह है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह है डेमोक्रेसी, और हम सब उसे एक नई उम्मीद, एक नई होप देंगे और ग्लोरी देंगे, मतलब एक नई उम्मीद देंगे और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अपनी सेरेमनी में ओथ लेते हुए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की को मानने में, उसका पालन करने में बीतेगा, अपने देश और उसकी भलाई के लिए मेरा जीवन सारा डिवोटेड रहेगी मेरी लाइफ। और जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो कॉन्फर कर रहे हैं, मतलब अपनी प्रेजेंस के साथ एक नए जन्मे हुए फ्रीडम वाले देश को ग्लोरी और होप देते हैं। आगे पढ़ते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग must be born a society of which all humanity will be proud.
सो यहाँ पर मंडेला कह रहे हैं कि अपार्थाइड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर था। यहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम की बात हो रही है, राइट। वो कह रहे हैं कि जो अपार्थाइड सिस्टम था, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर था, वो बहुत लंबे टाइम तक चला। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक चला। लेकिन अब उस दुख और स्ट्रगल से एक नई सोसाइटी पैदा होनी चाहिए, जिसमें हम सबके लिए क्या हो, हम सबके लिए इक्वालिटी हो, और जिससे पूरी इंसानियत गर्व के साथ देखे, राइट। आगे देखिए क्या बोलते हैं नेल्सन मंडेला। We who were outlaws not so long have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our soil. सो यहाँ पर मंडेला याद करते हैं, याद दिलाते हैं वो कि कुछ साल पहले तक वो और उनके जैसे ब्लैक लोग आउटलॉस थे। मतलब हमें आउटलॉ समझा जाता था, मतलब कानूनी तौर पर सोसाइटी से अलग, और राइट्स नहीं थे हमारे पास। मतलब हम लोग आउटलॉ लोग थे, हम कानूनी रूप से अलग थे बाकी लोगों से, और हमारे पास कोई राइट्स भी नहीं थे, हमारे पास कोई फैसिलिटी भी नहीं थी, तो हम लोग आउटलॉस कहलाते थे, ठीक है। लेकिन आज वही लोग, मतलब जिनके पास प्रिविलेज नहीं थी, वही सब लोग अपने देश की मिट्टी पर दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स को होस्ट कर रहे हैं। मतलब हम अपने देश में इतने बड़े बड़े लोगों को अपनी ही ज़मीन पर, जो हम कभी आउटलॉ हुआ करते थे, अब हम ही लोग इतने बड़े बड़े लोगों को होस्ट कर रहे हैं। लेकिन और आज वही जो लोग हैं अपने देश की मिट्टी पर दुनिया के, मतलब इन लोगों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। और ये एक रेयर प्रिविलेज है, मतलब ये एक अनोखा सम्मान है। रेयर प्रिविलेज है कि सेम वही धरती है, सेम वही लोग हैं, लेकिन सिचुएशन अब बहुत बेटर है। हमें पहले आउटलॉ किया गया था, हमें कोई राइट्स नहीं थे, हमें बल्कि स्लेव समझा जाता था। लेकिन आज हम होस्ट बने हैं अपनी इसी धरती पर। तो अब बात बहुत अच्छी है, बस अब सिचुएशन बहुत अच्छी है, क्योंकि and we thank all of our distinguished international guests for having coming to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity. सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मंडेला जो है ना, अपने सभी इंटरनेशनल गेस्ट को थैंक यू बोल रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, जो इस सेरेमनी का हिस्सा बने। सेरेमनी में जो आए हैं, उन सब का हिस्सा बने हैं, उनको वो धन्यवाद देते हैं। और कहते हैं कि ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की जीत नहीं है, मतलब ये जो हम जीते हैं, ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की या ब्लैक पीपल की मतलब जीत नहीं है, बल्कि ये पूरी इंसानियत की, दिस इज़ अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। सो ये पूरी इंसानियत की जीत है, किस चीज़ के लिए, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, पीस के लिए, इनकी शांति के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी के, इनकी इंसान के सम्मान के लिए जीत हुई है। मतलब सिर्फ ये हम ब्लैक लोगों की या साउथ अफ्रीका की जीत नहीं है, ये पूरे दुनिया की जीत है, ये ह्यूमैनिटी की जीत है, ये न्याय की, विक्ट्री की, पीस की, ह्यूमन डिग्निटी की जीत है, राइट। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. So मंडेला यहाँ पर कहते हैं कि आखिरकार, मतलब we have at last, आखिरकार उन्होंने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन अचीव कर लिया। पॉलिटिकल इमेंसिपेशन क्या होता है? पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब होता है राजनीतिक आज़ादी, मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम उन्होंने हासिल कर ली उन लोगों ने। अब उनका अगला प्रॉमिस, मतलब अब इन्होंने पॉलिटिकली तो चीज़ें अपने हिसाब से कर ली हैं, आज़ादी उसमें पा ली है। अब उनका जो नेक्स्ट टारगेट है, वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉमिस है वो ये है कि हम अपने सभी लोगों को आज़ाद करेंगे। किस चीज़ से हम करेंगे आज़ाद? उन्हें पॉवर्टी से, यानी कि गरीबी से, डेप्रीवेशन से। डेप्रीवेशन क्या होता है? बेसिक चीज़ों की कमी, तो उससे भी आज़ाद करेंगे। सफरिंग से आज़ाद करेंगे, सफरिंग्स आर बेसिकली दुख। एंड जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव जेंडर के बेसिस पर किया जाता है, या जो और भी दूसरे अन्याय लोगों के साथ होते हैं,
हम उन सब लोगों से भी मतलब उन सब चीज़ों से भी लोगों को आज़ाद करेंगे। मतलब हमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है कि आज हमने रेसिज्म को ख़त्म किया है, हमारे देश में डेमोक्रेसी आई है, हमने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन अचीव कर लिया। लेकिन अभी अभी हमारी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम गरीबी हटाएं, डेप्रीवेशन हटाएं, सफरिंग कम करें, जेंडर और जो दूसरे डिस्क्रिमिनेशन है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, और भी बहुत दुनिया भर के डिस्क्रिमिनेशन दुनिया भर में फैले हुए हैं। अब हमारा अगला मोटिव है कि हम उन्हें सबको दूर करेंगे। सो यानी उनकी जो फ़ाइट है ना, वो सिर्फ अपार्थाइड के खिलाफ नहीं थी, बल्कि एक ऐसे साउथ अफ्रीका के लिए थी जहाँ सब बराबर और खुश रह सके, हर इंसान को बेसिक फैसिलिटी मिले, हर इंसान को बेसिक जो भी नीड्स होती हैं, फूड, सैनिटेशन, एजुकेशन, इस तरह की बेसिक चीज़ें उन्हें मिलती रहे, राइट। सो इस पैसेज का जो मतलब है ना, वो थीम जो है बेसिकली यहाँ तक जो हमने पढ़ लिया, इसका थीम ये है कि पास्ट का दुख और स्ट्रगल अब एक नई उम्मीद से बदल गया है। मंडेला अब और उनके जो साथी हैं, मतलब उनके जो साथियों ने ब्लैक लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे साउथ अफ्रीका के लिए फ्रीडम जीती है। अब उनका मिशन सोशल इक्वालिटी और पॉवर्टी के, मतलब अब उनका मिशन जो है वो सोशल इक्वालिटी पर काम करेगा, वो सोशल इनइक्वालिटी के अगेंस्ट लड़ेंगे, वो पॉवर्टी के अगेंस्ट पढ़ेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। मतलब अब कभी नहीं, बिल्कुल भी कभी नहीं, ये लैंड, ये ब्यूटीफुल लैंड कभी भी इस चीज़ को दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करेगा। किसको एक्सपीरियंस करेगा? जो ऑपरेशन सप्रेशन जो हुआ है, जो इस देश ने 3 सेंचुरी से झेला है, उस ऑपरेशन को अब ये जो एक इंसान ने दूसरे का किया था पास्ट में, अब उसको ये ब्यूटीफुल लैंड कभी भी फील नहीं करेगा, कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। अब इस देश का मतलब ये जो ह्यूमन अचीवमेंट है, इसका सूरज अब कभी नहीं डूबेगा, ये हमेशा ग्लोरियस ही रहेगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। मतलब फ्रीडम ही रूल करेगी, राज करेगी इस धरती पे, सिर्फ लिबर्टी डेमोक्रेसी ही राज करेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका, मतलब अफ्रीका को भगवान का आशीर्वाद मिले, राइट। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? तो कहाँ हो रहा है? ये हो रहा था इस जगह पे, कहाँ गई जगह, नाम था ना कुछ, हाँ प्रिटोरिया, इन ये कैपिटल सिटी है साउथ अफ्रीका की, ये वहाँ पर हो रहा है। सो कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? तो आप गूगल कीजिए या कोई किताब पढ़िए जहाँ पर इस बारे में लिखा हो, और मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडिया में कोई ऐसी बिल्डिंग है क्या जो कि सैंडस्टोन से बनी हो। कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। हाउ कैन यू से 10th में इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? बताइए कैसे कह सकते हैं आप, इसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। देखिए इसका जो आंसर है ना, थोड़ा जोग्राफिकल है। जो थोड़ा ज्योग्राफी बच्चे पढ़ते हैं उनको ये बात पता होगी कि साउथ अफ्रीका जो है ना, वो सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। देखो जैसे ये अर्थ है ना, ये से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्थ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर होता है स्फीयर का हाफ, तो अर्थ जो है वो स्फीयर है, तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो साउथ हेमिस्फीयर है। तो जो साउथ अफ्रीका है ना, वो यहाँ पर आता है। आपने मैप को देखा होगा, वर्ल्ड मैप को, तो साउथ अफ्रीका जो है सदर्न हेमिस्फीयर में है। मतलब इक्वेटर, ये इक्वेटर है ना, इसके नीचे है। और सदर्न हेमिस्फीयर में जो टाइमिंग होती है सीजन्स की, वो यूरोप और एशिया में थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ भी गर्मियाँ चल रही हैं, तो वहाँ भी थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी इस समय बर्फ़ गिर रही होगी, वहाँ ठंडी पड़ रही होगी, और जब यहाँ पर ठंडी हो जाएगी तो वहाँ पर गर्मी आ जाएगी। तो और आपको पता ही होगा कि नॉर्थ में मतलब एशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो क्रिसमस आता है वो दिसंबर में आता है, और इन नीचे वाली कंट्रीज़ में मतलब साउथ हेमिस्फीयर वाली कंट्रीज़ में गर्मियों में आता है। मतलब हमारे यहाँ गर्मी होती है, तब उनके यहाँ सर्दी हो रही होती है, स्नोफॉल हो रहा होता है, और वो क्रिसमस मनाते हैं। सो ये बहुत डिफरेंट है। इसीलिए मई में ऑटम होने का रीज़न भी यही है, क्योंकि यहाँ का जो साउथ अफ्रीका का जो
सीज़न है जो उनकी टाइमिंग है वो यूरोप और एशियन कंट्री से बहुत अलग है। सो साउथ अफ्रीका में जो ऑटम होता है वो मार्च टू अप्रैल तक होता है, और विंटर जो होता है वो मतलब मार्च अप्रैल और मई तक होता है, और जो विंटर होता है वो जून से लेकर सितंबर तक होता है। तो इसलिए बोला गया है कि 10 मई जो है वो ऑटम डे है, क्योंकि अब इसके बाद फिर सर्दियाँ आएंगी, और ये इसी वजह से 10 मई जो है वो एक लवली ऑटम डे बनता है साउथ अफ्रीका में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो ये इसका मतलब क्या था, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है क्या? सो मंडेला की जो स्पीच है इसमें वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अब हिज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। Under apartheid, there was a racial segregation of people, which is based on color, and the blacks suffered the most as they were discriminated against by the rest. So इनको तो राइट टू फ्रीडम नहीं मिलता था। सो एंड मंडेला ने ऑलमोस्ट 18 ईयर्स जेल में बिताए एक इनफेमस रॉबन आइलैंड पर। जहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा मिसट्रीट किया गया अथॉरिटीज़ ने। तो इसीलिए अब ये इसको कंसिडर करें ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और वो जो टाइम पीरियड था जब इनके साथ ही काफ़ी बुरा हुआ तो इसको बोलते थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर। और ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ये है जो आज है, जिसमें ये एज अ प्रेजिडेंट ब्लैक एज अ मतलब ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट साउथ अफ्रीका। तो ये इनकी ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, वेयर ब्लैक्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक नीड्स एंड सफर डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वर ट्रीटेड बैडली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को क्या थैंक किया, मतलब क्यों थैंक किया, क्या थैंक किया। सो मंडेला फेल्ट एक्सट्रीमली प्रिविलेज टू वेलकम दिस डिग्निटरीज एंड इंटरनेशनल लीडर्स, कि इनकी ओथ सेरेमनी में ये आ रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर पहले नहीं साउथ अफ्रीकन्स जो थे, मतलब जो ब्लैक लोग थे वो आउटलॉज थे, और अभी आज जो दिन आया है उसमें इनको ये मौका मिला है कि ये इतने बड़े बड़े लोगों को, इंटरनेशनल लीडर्स को होस्ट करे। तो उनको थैंक इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये बहुत दिस वॉज अ वंडरफुल जेस्चर ऑफ द इंटरनेशनल रिकग्निशन, कि उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है। देखिए ये जो मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट जो हुआ ये साउथ अफ्रीका में हुआ। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीकन, लेकिन इंडिया में भी बहुत लोग इनसे इंस्पायर है, तो इनकी वजह है। तो ये बहुत ही स्पेशल चीज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी नेल्सन मंडेला के लिए कि उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली टू ये एक तरह का वंडरफुल जेस्चर भी था to our newly born freedom democratic nation. So this event could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. Last question है इसमें, a few ideas does he set out for the future of South Africa. So यहाँ पर ना मंडेला ने कुछ आइडियल्स जो थे उनको सेट किया टू लिबरेटिंग द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने कुछ आइडियल सेट किए कि अब वो जो उनकी अगली लड़ाई होगी वो पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन के लिए होगी, जो कि हमने यहाँ पढ़ा है, राइट। सो उनका यही है कि अब हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अब हमें और ज़्यादा काम करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पैसेज पर चलते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. So ये कहते हैं कि थोड़ी देर बाद सब लोगों ने आसमान की तरफ देखा, जहाँ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़े। और ये देखने लायक सीन था, मतलब ये काफ़ी स्पेक्टेकुलर सीन था, देखने लायक नज़ारा था ये। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new generation government that had been freely and fairly elected. ये सिर्फ मिलिट्री की शक्ति और उनकी ट्रेनिंग का डिस्प्ले नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज था ये। और ये मैसेज ये था कि मिलिट्री अब डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल है, ठीक है। और क्या बता रहा है, क्या मैसेज दे रहा है कि अब वो नए गवर्नमेंट जो कि फेयर है, फ्री इलेक्शन के ज़रिए ही आई है,
मतलब ये फेयरली इलेक्टेड होकर आई है, बहुत ही फ्री है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये। तो ये अब जो मिलिट्री है वो इस फेयरली इलेक्टेड फ्रीली गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, राइट। आगे पढ़ते हैं। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, and saluted me and pledged their loyalty. सिर्फ थोड़े टाइम बाद, मतलब ओनली मोमेंट्स बिफोर, पहले ही साउथ अफ्रीकन डिफेंस और पुलिस के बड़े बड़े जनरल्स, जिन्होंने पहले अपार्थाइड सिस्टम को प्रोटेक्टर माना जाता था, अब वो मंडेला को सल्यूट करते और अपनी लॉयल्टी को मतलब अपनी सपर्ण अपनी डिवोशन दिखा रहे हैं। मतलब यही जो लोग, मतलब जो ये साउथ अफ्रीकन डिफेंस के जो हाईएस्ट जनरल्स हैं, जो पुलिस फोर्स है, जो कि अब जिनके मतलब जो अब इसको सल्यूट कर रहे हैं, प्लेज अपनी अपनी लॉयल्टी को दिखा रहे हैं, वो पहले यही सेम लोग अपार्थाइड सिस्टम के प्रोटेक्टर थे। मतलब क्योंकि भाई ये तो सरकार है ना, जिसकी सरकार होगी, डिफेंस पुलिस सब उसकी होगी, ऐसा तो है नहीं। मतलब वो किसी एक इंसान के लिए थोड़ी काम करते हैं, तो सरकार के लिए काम करते हैं। आज पहले सरकार उनकी थी, गवर्नमेंट वाइट लोगों की थी, तो वाइट लोगों की सपोर्ट में थे और नेल्सन मंडेला के अगेंस्ट होंगे। अब आज सरकार नेल्सन मंडेला की, तो आज ये सभी लोग उनके सपोर्ट में हैं, उनको अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं, उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। I was not unmindful to the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. तो मंडेला ये भी कहते हैं कि वो ये बात भूल ही नहीं सकते, मतलब मैं अपने माइंड से नहीं निकाल सकता कि कुछ साल पहले तक ये वही जनरल्स थे, ये वही बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, ये वही डिफेंस के लोग थे जो आज उन्हें सल्यूट कर रहे हैं ना। मतलब तब उन्हें सल्यूट नहीं करते थे, बल्कि उनको अरेस्ट किया था। तो ये बदलाव उनके लिए बहुत गहरा था कि जो लोग उन्हें कभी बहुत मिसट्रीट कर रहे थे, जो मैंने बताया ना कि जो वो अरेस्ट हुए थे और प्रिजन में थे, तो उनके साथ बड़ा बहुत बुरा किया था। अब ये वही लोग हैं, ये वही आर्मी है, ये वही मिलिट्री है, ये वही ऑफिसर्स हैं जो जिन्होंने कभी उनको नेल्सन मंडेला जी को कभी जिन्होंने अरेस्ट किया था, आज उनको क्या कर रहे हैं, आज सल्यूट कर रहे थे। लेकिन नेल्सन मंडेला थोड़ी भूले ये सब बात। तो ये जो चेंज आया है इनके लिए बहुत ही impactful था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. So, आखिर में इम्पाला जेट्स ने उड़कर आसमान में स्मोक ट्रेल बनाई, जो साउथ अफ्रीका के नए जो नेशनल फ्लैग के रंगों को दिखा रहा था। और जो नेशनल फ्लैग है नया वाला जो उस समय बना था साउथ अफ्रीका के, उसमें कुछ कलर थे जैसे ब्लैक, रेड, ग्रीन, गोल्ड। तो ये जो है ना, ये जो जेट है, ये इन पांचों रंगों को, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, इन पांचों रंगों को दिखा रहा है और ये नए साउथ अफ्रीका का प्रतीक था, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर 2 नेशनल एंथम्स। यहाँ पे 2 नेशनल एंथम गाए गए हैं। द विजन्स ऑफ वाइट सिंगिंग सोकी सिकिलेई अफ्रीका, ये अफ्रीकन लैंग्वेज है, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान मत दीजिएगा। एंड द ब्लैक सिंगिंग डायस्टिम, सो द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, राइट। सो यहाँ पर मंडेला के लिए उस दिन का सबसे बड़ा सिंबल ये था कि वाइट्स ने अफ्रीकन नेशनल एंथम, इस वाले को, ये जो वाइट का जो नेशनल एंथम था अफ्रीका का, जो पहले ब्लैक्स का एंथम था उसको गाया। कितना बड़ा चेंज है। मतलब ये कि ये जो नेशनल एंथम है ना, ये पहले ब्लैक्स का था, अब उसको किसने गाया, वाइट्स ने गाया। वाइट्स ने अपने विजन में गाया, वाइट्स ने गाया इस एंथम को जो कि ब्लैक्स का एंथम था। और ब्लैक्स ने गाया पुराने ओल्ड एंथम को जो कि वाइट लोगों का बनाया हुआ था, जो वाइट गवर्नमेंट के टाइम था, डायस्टिम। मतलब ब्लैक लोगों ने तो एंथम गाया वाइट लोगों का, और वाइट लोगों ने एंथम गाया ब्लैक लोगों का। और जो ये ब्लैक लोगों वाला एंथम है ये न्यू एंथम है, और ये जो वाइट लोगों का एंथम था ये पुराना एंथम है, ठीक है।
सो दोनों ने एक दूसरे का गाया, बेसिकली एंथम गाया। इसका मतलब है कि दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। मतलब ब्लैक्स ने गाया वाइट एंथम, वाइट्स ने गाया ब्लैक एंथम, मतलब दोनों कम्युनिटी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मिंगलिंग कर रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, राइट। Although that day neither group knew the lyrics of anthem they once despite, they would soon know the words by heart. So उस दिन मतलब गाया तो सही, लेकिन हाँ किसी को याद नहीं थी लाइंस वगैरह, लिरिक्स ठीक से याद नहीं थे। उस दिन वाइट और ब्लैक दोनों ने एक दूसरे के एंथम गाए, लेकिन एंथम की लाइंस ना ऐसे किसी को याद नहीं थी, थोड़ा पढ़कर गा दिया, लिरिक्स याद नहीं थे। लेकिन मंडेला ऐसा कहते हैं कि जल्द ही दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे के एंथम को दिल से जानने भी लगेंगे और याद भी कर लेंगे, right? So on the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. So मंडेला यहाँ पर कहते हैं कि उनके लिए इनोग्रेशन का दिन एक हिस्टोरिक मोमेंट था जो उनके दिल को बहुत गहराई में छू गया। In the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. So यहाँ तक पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 20th सेंचुरी के शुरू में ही, एंग्लो बोर वॉर के बाद, मंडेला के जन्म से पहले साउथ अफ्रीका के वाइट्स, जो कि कौन थे, साउथ अफ्रीका में वाइट्स थे कौन, ये वो यूरोपियन लोग थे, यूरोपियन डिसेंट लोग थे जिन्होंने आधी दुनिया को अपना कॉलोनी बनाया था। तो जो अफ्रीका के वाइट्स थे आपस में अपने डिफरेंसेस ख़त्म करके एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें उन्होंने अपने ही देश के डार्क स्किन लोगों को डोमिनेट किया था, और यहीं से ये अपार्थाइड सिस्टम बन गया था। मतलब ये उस समय की बात कर रहे हैं जब 20th सेंचुरी शुरू ही हुई थी। नेल्सन मंडेला का बर्थ होने से थोड़ा ही पहले ये अपार्थाइड सिस्टम का जन्म हुआ था। इसलिए देश के वाइट लोगों ने, जो कि यूरोपियन डिसेंट वाले लोग थे, मतलब यूरोप से आए लोग थे, उन्होंने ही इसी देश के ब्लैक लोगों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया था, राइट। और यहीं से ये अपार्थाइड सिस्टम भी बन गया था। The destruction they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane society the world was ever known. So ये वही अपार्थाइड सिस्टम था जो दुनिया के सबसे ज़्यादा हार्शेस्ट और सबसे ज़्यादा इनह्यूमेन सिस्टम बना। मतलब दुनिया के सबसे ज़्यादा कड़क और सबसे ज़्यादा अमानवीय, मतलब इंसानियत के एकदम खिलाफ सिस्टम में से ये एक बन गया, जिससे ब्लैक लोगों के सारे राइट्स छीन लिए गए। बट नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी के पहले डिकेड में ऐसा हुआ था, लेकिन अब लास्ट डिकेड में, मतलब 1994 की बात है ना, ये 1994 की बात है। अब लास्ट डिकेड में, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरा खुद का 8th, यानी कि मैं अपनी 80s में हूँ अब, दैट सिस्टम had been overturned forever. So मतलब अब 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड है, 1990s का टाइम है। अब मंडेला की लाइफ का 80th ईयर है। सो अब अपार्थाइड सिस्टम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है और ये ही एक न्यू बिगनिंग थी, राइट। सो यहाँ पर कुछ थीम्स हमें देखने को मिलते हैं कि जैसे मिलिट्री और पुलिस जो पहले अपार्थाइड सिस्टम को सपोर्ट करते थे और नेल्सन मंडेला को अरेस्ट करते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, अब डेमोक्रेसी को सल्यूट कर रहे हैं। वाइट्स और ब्लैक्स एक दूसरे के नेशनल एंथम्स गा रहे हैं, जो कि एक यूनिटी का सिंबल है। और हिस्ट्री का सबसे बड़ा बदलाव है कि अपार्थाइड सिस्टम, जो एक समय दुनिया का सबसे बड़ा इंजस्टिस था, अब वो ख़त्म हो गया है, राइट। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल peoples regardless of the color of their skin. सो अपार्थाइड सिस्टम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था और अब उसकी जगह क्या आया है, एक ऐसी डेमोक्रेसी आई है जो सभी लोगों के राइट्स और फ्रीडम को मानती है, चाहे उनका स्किन कलर कुछ भी हो। ऐसा नहीं कि अब ब्लैक लोगों की गवर्नमेंट आ गई तो वाइट लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, मतलब अपार्थाइड का उल्टा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अपार्थाइड सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब ब्लैक
लोगों की गवर्नमेंट बनी है, उनको फ्रीडम मिली है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वाइट लोगों का साथ गलत होगा। अब इक्वालिटी होगी, जैसे कि फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म का मतलब ये थोड़ी है कि अब मेल के साथ गलत होगा। या कास्टिज्म है, तो कास्टिज्म में जो सो कॉल्ड लो क्लास पीपल होते हैं, लो कास्ट पीपल होते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम कास्टिज्म के अगेंस्ट जाते हैं तो हम अपर क्लास के साथ कुछ गलत बिहेव करना चालू कर दें या उनको अलग करना चालू कर दें कि नहीं नहीं हम तुमसे बात नहीं करेंगे क्योंकि तुम तो अपर क्लास हो या अपर कास्ट हो। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब अब उनका कलर चाहे कोई भी हो, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, सबको इक्वल राइट्स और फ्रीडम मिलेगी। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई people whose suffering and courage can never be counted or repaid। मंडेला यहाँ पर कहते हैं कि उस दिन की आज़ादी हज़ारों लोगों की कुर्बानियों की वजह से पॉसिबल हुई। इवन हमारे देश में भी जब आज़ादियाँ मिली तो ऐसे नहीं मिली कि किसी ने बस प्लेट में डालकर दे दी। आज़ादी कभी नहीं मिलती ऐसे, चाहे कोई भी देश हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ये साउथ अफ्रीका हो। आज़ादी लेने के लिए जब कोई हमारा देश कॉलोनी होता है किसी और देश की, किसी और पावरफुल देश की, तो हमें फ्रीडम पाने के लिए, लिबर्टी पाने के लिए खून पसीना सब बहाना पड़ता है। कई सारी लाइव्स सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। कई हज़ारों करोड़ों लाखों लोगों की कुर्बानियों की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। उनकी तकलीफ़ और उनका साहस कभी पूरा मतलब नहीं आप कर सकते, पूरा काउंट या पूरा रीपे नहीं किया जा सकता। मतलब हम लोग जो आज भी हम लोग हैं, हम इंडियंस हैं, जो भारतीय लोग हैं, हम उन लोगों का कभी एहसान उतार ही नहीं पाएंगे जिन्होंने अपना जीवन सेक्रीफाइस किया था आज से ऑलमोस्ट 100 साल पहले, 150 साल पहले, उससे भी पहले, अपने देश की आज़ादी के लिए। और ये एक दिन में मिला भी नहीं। 1857 में पहला फ्रीडम सीकिंग के लिए पहला वॉर हुआ था इंडिया का, उसमें हार गए थे, हम लोगों को फ्रीडम नहीं मिली थी। और ये सिर्फ एक दिन का मूवमेंट नहीं था, हर तरह से हर किसी ने पार्टिसिपेट किया था। कोई ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहा था, कोई सोसाइटी की जो बुरी चीज़ें थी उनके अगेंस्ट लड़ रहा था। मतलब हर इंसान ने, इस देश के हर एक इंसान ने, छोटे बड़े जेंडर कोई भी हो, उसने कोई भी क्लास हो, कोई भी कास्ट हो, हर तरह के इंसान ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया अपने अपने लेवल पर। अपनी लाइफ की भी चिंता नहीं की, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। तो हम कभी भी इसका एहसान नहीं चुका पाएंगे। और यही बात नेल्सन मंडेला भी कह रहे हैं कि ये जो हमें आज़ादी का दिन मिला है ना, ये लाखों लोगों की कुर्बानियों, हज़ारों लोगों की, थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, इतने लोगों की कुर्बानियों की वजह से मिला है। और उनकी तकलीफ़ और उनके साहस को हम पूरा कभी काउंट भी नहीं कर सकते। हमें इतना नहीं आता कि हम काउंट कर पाए, ना ही हम उनको पे कर सकते हैं इस बात के लिए। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर्स डे, and I was simply some of all those African patriots who had gone before me। सो मंडेला को लगता है कि उस दिन और अक्सर दिनों में वो खुद सिर्फ उन सब फ्रीडम फाइटर्स और पेट्रियट को एक सम यानी कि एक सम जोड़ है, एक सम है, जो मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो खुद सिर्फ उन सब फ्रीडम फाइटर्स और पेट्रियट्स का एक जोड़ है, एक सम है, जो उनसे पहले कुर्बानी दे चुके हैं। तो ये जो लड़ाई चली थी ये बहुत लंबी थी। मतलब वो कहते हैं कि मैं उन सब का जोड़ हूँ, सारे अफ्रीकन पेट्रियट्स का। दैट लॉन्ग एंड नॉबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी। सो ये जो पुरानी नॉबल लाइन थी ना, पेट्रियाटिक लोगों की, वीर लोगों की जो परंपरा थी, उनसे पहले के लोगों के साथ ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब वही लाइन मंडेला के साथ फिर से शुरू हुई है, दोबारा शुरू हुई है। I was pained that I was not able to thank them, and that they were not able to see what their sacrifice had wrought। तो मंडेला को यहाँ पर बहुत दुख होता है, वो बहुत पेन में है कि वो उन शहीद लोगों का शुक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास शब्द नहीं है, वो नहीं समझ पा रहे। ही इज़ नॉट एबल टू थैंक देम कि और मतलब वो कैसे उनको थैंक करें, ये नहीं वो समझ पा रहे हैं, उनका शुक्रिया शब्दों में नहीं कर पा रहे हैं। और वो लोग खुद अपनी कुर्बानियों का परिणाम देख नहीं पाए। उन्होंने पूरी जी जान लड़ा के लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका परिणाम तो वो नहीं देख पाए ना। जैसे हमारे देश में भी कितने सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने आज़ादी की इच्छा रखी, उसके लिए लड़ाई की,
लेकिन वो नहीं देख पाए। देख तो हम रहे हैं आज़ादी, उसका लुत्फ़ तो हम उठा रहे हैं, हमारे पास डेमोक्रेसी है, वो तो नहीं कर पाए। तो इस बात का बहुत दुख है नेल्सन मंडेला को। चलिए आगे पढ़ते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. So apartheid system ने साउथ अफ्रीका के लोगों के दिल में दिल और देश पर एक गहरा वुंड किया है, घाव किया, वुंड होता है घाव किया है, मतलब छोड़ दिया है। तो अपार्थाइड ने साउथ अफ्रीका के लोगों के दिल पर, उनके देश पर एक बहुत गहरा घाव दिया है, घाव छोड़ दिया है। मंडेला कहते हैं कि उस घाव को भरने में अभी सालों लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो अभी भर गया है, हमें आज़ादी मिल गई तो हमारा घाव भर गया। हाँ, हमें थोड़ा सा रिलीफ हो गए हम, लेकिन अभी इस घाव को भरने में बहुत साल लगेंगे, शायद जनरेशन्स भी लग जाएं। तो ये बहुत गहरा घाव, इसको भरते भरते हमें बहुत साल लग जाएंगे। बट द डिकेज ऑफ ऑपरेशन ब्रूटैलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, Walter Sisselus, Chief Luthulus, and the Yusuf Dedus, the Bram Fishers, the Robert Sovkers of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, generosity that their like may never be known again. So वो ये कहते हैं कि मंडेला यहाँ पर कहते हैं कि ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी के सालों का एक और साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लीडर्स और जो हीरोज़ निकले थे, उनके नाम बताए उन्होंने। वो ये कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी का सालों तक का एक और साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि ये जितने भी लोग हैं, ये देखो इन सबका फ़ोटो भी बना हुआ है, ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथली, यूसुफ डैडू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सॉवस्के। सो ये जो सब लीडर है, ये सभी बहुत ही बड़े लीडर्स थे जिन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ संघर्ष किया, और ये काफ़ी ब्रेव और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थे। तो वो कह रहे हैं कि इस अपार्थाइड सिस्टम की वजह से, और इसके अगेंस्ट ये लोग लड़ रहे थे, इसकी वजह से ये सब लोगों ने अपनी जान गंवाई, और आज हमारे बीच ये लोग नहीं हैं। सो ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी का सालों तक इन लोगों ने, इन जैसे कई लोगों ने इस चीज़ को झेला और इसके अगेंस्ट ये लोग लड़े। मतलब ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल थे जिनका इन्होंने अपनी इस एड्रेस में नाम लिया है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट नेम्स हैं जिन्होंने इस स्ट्रगल के अगेंस्ट लड़ाई की थी। सो फॉर द यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल प्रॉपर नाउन सी, अच्छा आप ये एक्सरसाइज देख सकते हो। सो चलिए आगे पढ़ते हैं। सो यहाँ पर ना, मतलब वो कह रहे हैं कि इन्होंने, जो ये लोग थे, ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थे जिनके पास बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज थी, विजडम थी, जेनरॉसिटी थे, लाइक देयर दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। सो यहाँ पर अपार्थाइड ख़त्म होकर एक नई डेमोक्रेसी आई जिसमें सब बराबर हैं। इंडिपेंडेंस थाउजेंड्स ऑफ पेट्रियट्स की कुर्बानी का ज़र था। मंडेला को उन लोगों की याद आती है जो अपने जीवन का बलिदान कर गई। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया। अपार्थाइड का घाव गहरा था, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों ने भी, लीडर्स ने भी जन्म लिया। तो मतलब वो इस अपार्थाइड का एक अच्छा इम्पैक्ट ये बताते हैं कि हमें ऐसे जेम्स मिले हमारे देश में। अगर अपार्थाइड नहीं होता तो शायद हमें ये सब नहीं मिल पाते। तो अगर मुश्किल आई भी है तो ये लोग भी हमें मिले हैं जो बहुत ही अच्छे लोग थे, जेम्स थे हमारे देश के। तो हमें इनका साथ भी मिला, और इनकी करेज, इनकी विजडम, इनकी जेनरॉसिटी की वजह से ही हमको ये दिन देखने को मिला, और हम इनके हमेशा थैंकफुल रहेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। सो मंडेला कहते हैं कि उनके साथी जो स्ट्रगल में साथ थे, उनमें ऐसी करेज, हिम्मत, विजडम, समझ, जेनरॉसिटी, इनकी उदारता थी जो शायद दोबारा हमें कभी नहीं मिलेगी। परहैप्स इट रिक्वायर्स such depths of oppression to create such heights of characters. So शायद ऐसी बड़ी ऑपरेशन, यानी कि जुल्म और अत्याचार से ही ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे बड़े लोग पैदा होते हैं। मतलब तकलीफ़ों में उनको और मजबूत बनाया, मतलब तकलीफ़ों ने उनको और मजबूत बनाया। ये तो सच भी है। अगर आपके जीवन में कभी तकलीफ़ नहीं आती ना, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आप खुद को कभी पॉलिश नहीं कर पाते।
लाइफ में दुख आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी लाइफ में कभी कोई दुख होगा नहीं, तो हम तो जैसे आए हैं दुनिया में, जैसे हम पैदा हुए हैं वैसे ही चले जाएंगे। वो कहते हैं ना कि पत्थर को भी चोट खानी पड़ती है एक सुंदर मूर्ति बनने के लिए। और कहते हैं कि अगर आप कुछ, जैसे जो गोल्ड है उसको भी तपना पड़ता है, तभी उससे एक सुंदर ब्यूटीफुल कुछ ज्वेलरी बन पाती है। तो अगर आपको कुछ अच्छा बनना है लाइफ में, तो आपके जीवन में दुख आना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेट wealth is its people, finer and truer than the truest diamonds. So साउथ अफ्रीका की ज़मीन के नीचे गोल्ड, डायमंड, जेम्स, मतलब काफ़ी रिच मिलते हैं ये। मतलब साउथ अफ्रीका की जो ज़मीन है ना, इसके गोल्ड, डायमंड, जेम्स में काफ़ी रिच है। लेकिन मंडेला कहते हैं कि असली जो वेल्थ है हमारी हमारी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, मतलब हमारी सॉइल में तो है, मिनरल्स है, जेम्स हैं, गोल्ड है, डायमंड है, लेकिन जो हमारी रियल वेल्थ है वो ये सब नहीं है। वो ये है यहाँ के लोग, जो इन सब से, ये जो वैल्यूएबल जेम्स से, मिनरल से कहीं ज़्यादा प्रीशियस और वैल्यूएबल है। मतलब वही प्योरेस्ट डायमंड है। यहाँ के जो लोग हैं ना, वो ये जो नॉर्मल डायमंड मिलता है ना, ज़मीन के नीचे गोल्ड मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, जो भी चीज़ें मिलती हैं, उनसे ज़्यादा प्रीशियस और प्योरेस्ट डायमंड यहाँ के लोग हैं। वही उनकी ग्रेटेस्ट वेल्थ है। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. So मंडेला यहाँ कहते हैं कि उनके साथी जो संघर्ष में उनके साथ थे, उन्हीं से उन्होंने करेज का असली मतलब सीखा। मतलब करेज का जो एक्चुअल मीनिंग था वो उनसे सीखा उन्होंने। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking. सो वो यह कहते हैं कि उन्होंने बार बार देखा है कि लोग एक आइडिया के लिए अपनी जान तक गंवा देते हैं। अटैक्स और टॉर्चर के बावजूद वो टूटते नहीं हैं, बल्कि और स्ट्रॉन्ग होते गए। तो अपनी ही कॉमरेड से उन्होंने स्ट्रगल का मतलब सीखा, मतलब स्ट्रगल में करेज का असली मतलब सीखा कि जान चली जाए, कुछ भी अटैक हो जाए, कुछ भी टॉर्चर झेलना पड़ जाए, लेकिन अपने इरादों के बहुत मजबूत थे वो लोग। तो ये सब सीखा उन्होंने अपने साथी लोगों से, जो उनके साथ इस आज़ादी की लड़ाई में थे। कहाँ थे? एंड शोइंग द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस डिफाइंस द इमेजिनेशन। मतलब उन्हीं से ही ये रेजिलियंस की जो स्ट्रेंथ जो है उन्होंने उन्होंने उन्हीं से ही सीखी है। सो आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, right? But the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. So मंडेला यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप डरते नहीं हो तो आप करेजियस हो, नहीं। डर करेज का मतलब है कि एक तो आपके अंदर डर नहीं हो, और साथ ही आपको डर पर जीतना आता हो। तो करेज का मतलब सिर्फ डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर पर जीत पाना है। ब्रेव वो है जो डर फील करता है लेकिन फिर उसी पर कॉन्कर करता है। मतलब करेजियस पर्सन हम उसको कहेंगे जो अपने डर को हरा देता है, उससे जीता। ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरता नहीं है। ब्रेव मैन वही जो डर तो उसको लगता होगा, लेकिन अपने उस डर पे वो आखिरकार जीत पा ही लेता, कॉन्कर कर ही लेता उस डर को। वो है ब्रेव मैन, वो है करेजियस मैन। नो वन इज़ born hating another person because the color of his skin और his background और his religion। तो कोई, वो कहते हैं कोई भी इंसान नफ़रत लेकर पैदा नहीं होता। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो पैदा होती किसी से नफ़रत करता हो, किसी के प्रति मन में घृणा रखता हो, ऐसा कोई नहीं है। ये तो कोई किसी को उसके स्किन, मतलब जो भी कर रहा है, स्किन कलर, बैकग्राउंड, रिलीज की वजह से जो नेचुरली हेट करे, ऐसा जन्म से नहीं होता। जबकि लोग सीखते हैं एक दूसरे से नफ़रत करना, घृणा करना, ये सब सीखते हैं लोग। कोई इंसान ये सब नहीं सीखता। कोई पैदा होते ये नहीं कहता, मतलब डॉक्टर को नहीं कह देता कि नहीं नहीं तुम मुझे हाथ मत लगाना, नर्स को नहीं कह देता कि तुम मुझे हाथ मत लगाना, तुम ब्लैक हो, या तुम्हारी कास्ट अलग है, या तुम मुझसे गरीब हो, मुझे हाथ मत लगाना है। वो तो सोसाइटी ही उसको सिखाती है कि तुम ये हो, तुमको इससे नफ़रत करनी है, तुम ये हो, तुम्हें इसको अपने से ऊपर समझना है, अपने से नीचे समझना है।
So people must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. So कह रहा है कि लोगों को नफ़रत सिखाई जाती है, और अगर उन्हें नफ़रत सिखाई जा सकती है तो उन्हें प्यार भी तो सिखाया जा सकता है। तो क्यों उन्हें नफ़रत सिखाई जा रही है? उन्हें प्यार ही सिखाओ। तो और प्यार इंसान के दिल में नेचुरली ज़्यादा होता है नफ़रत से भी ज़्यादा। इंसान को नफ़रत करने से ज़्यादा ना प्यार करना सिखाना ज़्यादा, मतलब प्यार करना सिखाना ज़्यादा आसान है। तो वही सिखाओ ना उसको। एक तो आसान भी है और एक फ़ायदे वाली चीज़ भी है अगर आप सबको प्यार करना सिखाते हैं तो। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. सो ये कहते हैं कि जब मंडेला उस दिन को याद करते जब वो जेल में थे और वहाँ उन्हें एक्सट्रीम लेवल तक टॉर्चर किया जाता था, उस समय भी जब अपार्थाइड सिस्टम था, सब लोग, पूरा सिस्टम अपार्थाइड को सपोर्ट करता था और उनको एक्सट्रीम लेवल पर टॉर्चर किया जाता था, उस समय भी कभी कभी जो गार्ड्स थे उन्हें उनके अंदर की ह्यूमैनिटी की झलक उन्हें दिख जाती थी। मतलब वो कभी कभी उनको हेल्प कर दिया करते थे। वहाँ जो छोटे मोटे गार्ड्स थे वो उनको हेल्प करते थे। मतलब कुछ गार्ड्स में उनको ह्यूमैनिटी दिखती थी। मतलब जो बहुत बुरे दिन थे, जो क्रुएलिटी के दिन थे, जो उनका बहुत क्रूशियल पीरियड था, उस समय भी मंडेला को कुछ लोगों में इंसानियत दिखती थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। मेन्स गुडनेस इज फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। तो कहते हैं कि छोटी सी ह्यूमैनिटी की झलक जो उन्हें दिखती थी कुछ सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए, लेकिन उनके लिए वही काफ़ी थी। उनको यही जो ह्यूमैनिटी की छोटी सी ग्लिमर थी, थोड़ी सी जो झलक थी, शायद बहुत छोटी, एक सेकंड जितनी, वही उनके लिए काफ़ी थी उनके मन में होप और स्ट्रेंथ को जगाने के लिए। मैन की जो गुडनेस होती है ना, वो एक फ्लेम की तरह होती है जो छुपाई तो जा सकती है। मतलब इंसान की जो अच्छाई है उसे छुपाया तो जा सकता है। उसके मन में जो इंसानियत की जो लौ है वो जल रही है, हमेशा जलती है, उसको छुपाया जा सकता है लेकिन उसे बुझाया कभी नहीं जा सकता। राइट। चलिए अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको ओरली डिस्कस करते हैं। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू एंड हाउ वाज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई? तो भाई क्या करते थे पहले वो? आज तो वो बहुत ज़्यादा लॉयल्टी दिखा रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं, लेकिन पहले नहीं करते थे। जब सरकार दूसरे लोगों की थी, वाइट लोगों की थी, तो वो नेल्सन मंडेला को टॉर्चर करते थे, वो उनको अरेस्ट करते थे। लेकिन अब उनका एटीट्यूड चेंज हो गया क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है वो इसी ब्लैक पर्सन की है जिसको उन्होंने कभी किया था भाई, टॉर्चर किया था, लेकिन अब नहीं है ना, तो अब इसलिए उनका बिहेवियर चेंज हो गया। वाई वर टू नेशनल एंथम संग? क्यों दो नेशनल एंथम गाए गए? यूनिटी दिखाने के लिए कि ब्लैक लोग वाइट लोगों का नेशनल एंथम सीखने को रेडी हैं मन से, और वाइट लोग ब्लैक लोगों को अपना रहे हैं, उनका एंथम सीख रहे हैं। आज उनको लाइन बाय लाइन नहीं याद है, लिरिक्स नहीं याद है, लेकिन कल को होगी। राइट। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? फर्स्ट डिकेड जो था 20th सेंचुरी का, उसमें अपार्थाइड सिस्टम आया था, चीज़ें बहुत बदल गई थी, अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। और फाइनल डिकेड जो था 20th सेंचुरी का, उसमें फिर चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन अब चीज़ें सब पॉजिटिव हो गई। अब कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अब कोई अपार्थाइड सिस्टम नहीं है। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए करेज का मतलब क्या है? करेज का मतलब ये है कि आप डरिए लेकिन उस डर पर आप जीत पाइए। अगर आप अपने डर पर जीत पाते हैं तो आप करेजियस हैं। विच डज ही थिंक इज़ नेचुरल टू लव और हेट? लव करना ही उनको नेचुरल लगता है कि अगर आप किसी से हेट भी करते हैं ना तो कुछ टाइम के लिए आपको उस पर थोड़ी सी दया भी आती है, और हेट भी सिखाया जाता है और लव भी सिखाया जाता है। लेकिन हेट सिखाना थोड़ा मुश्किल है कम इफ़ वी कंपेयर दिस टू लव। कि लव सिखाना ज़्यादा आसान है क्योंकि लव सीखना इंसान के लिए नेचुरल भी है। राइट। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसे तो कोई कुछ नहीं सिखाता, लेकिन वो लोगों को देखकर खुश होता है। वो कभी किसी को देख के रोता नहीं। हाँ, उसको भूख लगी, उसकी तबीयत ख़राब है, उसे कुछ प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं पा रहे, तो वो रोएगा, वो भी बताने के लिए, वो एक तरह का इंडिकेशन होता है कि मुझे प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ वो खुश होता है लोगों को देख के, जो छोटा बच्चा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशन। हर इंसान के पास दो ऑब्लिगेशन होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन,
एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। दो ऑब्लिगेशन है इंसान के पास, एक उसकी फैमिली से रिलेटेड है, मतलब उसकी फैमिली, पेरेंट्स, लोग, बच्चे, और दूसरी ऑब्लिगेशन उसके लोगों की, उसकी कम्युनिटी की, उसकी कंट्री की। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। तो वो कह रहा है कि जो एक सिविल और ह्यूमेन सोसाइटी है, हर एक इंसान इन सारी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करने के लिए एबल है अपनी इंक्लिनेशन और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। और मतलब वो ये कह रहे हैं कि हर इंसान नॉर्मली अपनी जिम्मेदारियाँ फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए अपनी एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट के हिसाब से पूरा कर सकता है। अब ये ऐसा देश बन गया है, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन फॉर माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। सो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक ब्लैक इंसान के लिए फैमिली और सोसाइटी दोनों के लिए अपनी ड्यूटी पूरी करना इम्पॉसिबल था पहले। जो उनके समय पर पैदा हुए ना, वो लोगों की बात कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल था क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। तो अगर कोई ब्लैक इंसान एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने की कोशिश करता था तो उन्हें पनिश किया जाता था और अलग कर दिया जाता था। मतलब उन्हें इतनी भी आज़ादी नहीं थी कि अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह सके वो लोग। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. वो कह रहे हैं कि जो अपने लोगों के लिए स्ट्रगल करता था उसकी फैमिली से उसे अलग कर दिया जाता था और उसकी लाइफ सिक्रेसी और स्ट्रगल में गुजर जाती थी पूरी की पूरी। मतलब बहुत मुश्किल था उन लोगों के लिए। अगर ये रिबेल भी करते थे तो और मुश्किल हो जाता था। वैसे भी बहुत मुश्किल था, अगर चुपचाप जी रहे हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर रिबेल कर रहे हैं तो और मुश्किल है। अपनी फैमिली से भी अलग हो जाते थे। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found it was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, and a father and a husband. सो वो कहते हैं कि मतलब मंडेला यहाँ कहते हैं कि उनका शुरू में ऐसा प्लान नहीं था कि अपने लोगों को फैमिली से ऊपर रखे, मतलब फैमिली को ऊपर रखते थे वो भी। लेकिन जब उन्होंने अपने लोगों की सर्विस शुरू की तो उन्हें मजबूरन अपनी फैमिली की ड्यूटीज़ जो वो पूरी कर रहे थे उनको छोड़ना पड़ा। मतलब इनको एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, जो इनकी ड्यूटीज़ थी वो इनको वहीं रोकनी पड़ी, क्योंकि अब ये अपने लोगों के लिए अपनी लाइफ को सर्व कर रहे थे, उनके लिए लड़ रहे थे। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मतलब मैं पैदा नहीं ऐसा हुआ था कि मुझे फ्रीडम चाहिए। आई वॉज बॉर्न फ्री, इवन फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नॉट नो। मतलब वो कहते हैं कि sorry free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran throughout my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad back of slowing movie bulls. So as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. सो यहाँ कह रहे हैं कि मंडेला ये कहते हैं कि जब वो पैदा होती फ्रीडम के लिए उनके मन में हंग्रीनेस नहीं, मतलब वो उनके मन में हंगर नहीं था। मतलब जब वो पैदा थे ना तब उनके मन में नहीं था कि मुझे फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम के लिए जो एक हंगर होती है ना वो नहीं थी। लेकिन बचपन में वो अपने हिसाब से खुले में खेलते थे, अपनी मदर की हट के पास वो खेलते थे। उनके घर के पास से जो स्ट्रीम बह रही थी उसमें स्विमिंग करते थे, फील्ड्स में दौड़ते थे, अपने तरीके से जीते थे। मतलब वो अपने बचपन में फ्रीडम ही फील करते थे। बच्चों को तो वैसे भी इतना टारगेट नहीं करता है कोई, और बच्चों को इतना फील होता भी नहीं है, वो तो हर चीज़ में खुश रह लेते हैं। तो वो बचपन में तो अपने आप को फ्री ही फील करते थे कि ऐसा कुछ नहीं है हमारे साथ, हम तो बड़ मज़े से रहते हैं। मतलब उनको भी ऐसा फील होता था। इट वॉज ओनली when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself,
the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, go where I choose. Right. So जब वो बड़े हुए तब उन्हें समझ में आया कि उनके बचपन का फ्रीडम सिर्फ एक धोखा था, इल्यूजन था। ठीक है, असल में वो कभी भी सच में फ्री नहीं थे, उनका फ्रीडम तो पहले से ही लिया गया हुआ था। तो जब वो पहले स्टूडेंट लाइफ में उन्हें सिर्फ छोटी छोटी पर्सनल फ्रीडम चाहिए थी, जैसे रात को बाहर जाना, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें पढ़ना, जहाँ चाहे वहाँ जाना। लेकिन बाद में लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, and of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. So जब वो बड़े हुए और जॉन्सबर्ग आए तो तब उन्हें बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम की ज़रूरत महसूस हुई, जैसे अपनी मेहनत से कमाना, अपनी मर्ज़ी से शादी करना, अपनी फैमिली बनाना, बिना किसी की रोक टोक के एक लॉफुल लाइफ जीना। लेकिन ये सब तो उन्हें कुछ मिल ही नहीं रही था, मिल ही नहीं रहा था। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers, sister were not free, right? So उन्होंने धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि वो सिर्फ अकेले नहीं है जो फ्री नहीं है, उनके बल्कि जो उनके ब्लैक ब्रदर सिस्टर थे वो भी फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक आई डिड। वो कहते हैं कि यहाँ सिर्फ उनका पर्सनल इशू नहीं था ये फ्रीडम को लेके, बल्कि सारे ब्लैक कम्युनिटी की फ्रीडम कर्टेल्ड हो गई थी। कर्टेल्ड का मतलब होता है रिड्यूस्ड, यानी कि कम हो गई थी, रोक दी गई थी, राइट। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द स्ट्रॉन्ग ग्रेट हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। सो इसी वजह से इन्होंने ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और उस दिन से उनकी पर्सनल फ्रीडम की हंगर एक बड़ी हंगर में बदल गई, और अपने पूरी कम्युनिटी को एक फ्रीडम के लिए उन्होंने मतलब चुन लिया कि भाई मैं पूरी कम्युनिटी को सर्व करूँगा और सबकी फ्रीडम के लिए अब काम करूँगा। सो यहाँ पर मंडेला, हमने देखते कि मंडेला बचपन में अपने आप को फ्री समझते थे, लेकिन बड़ा होने पर तो उनको समझ में आ गया कि फ्रीडम उनका सिर्फ एक इल्यूजन है, धोखा है, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं कि उनको फ्री है। पहले उनकी हंगर पर्सनल फ्रीडम की थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि सारे ही ब्लैक लोगों की फ्रीडम कर्टेल्ड है, रुकी हुई है, प्रिवेंटेड है। इसलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, और वो ज्वाइन करने करके अपना स्ट्रगल अपने लोगों की फ्रीडम के लिए किया, राइट। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, then turned the family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. So मंडेला यहाँ पर कहते हैं कि उन्हें लोग अपनी ज़िंदगी, मतलब उनके लोग जो थे, मतलब ब्लैक लोग, अपनी ज़िंदगी इज़्ज़त और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके। उनके लोग, ये इच्छा ही उनके जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गई, और इसी मोटिवेशन ने, इसी इच्छा ने एक डर से जो मरा हुआ एक यंग मैन था उसको बदल के किस में कन्वर्ट कर दिया, एक बोल्ड लीडर में बदल दिया, जो पहले एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी यानी कि लॉयर था, वही ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट की नज़र में एक क्रिमिनल भी बन गया। ऐसे तो होता है, जितने भी ये फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वो गवर्नमेंट की नज़र में तो क्रिमिनल होते हैं ना, तभी तो उनको जेल में डाल देते हैं, फांसी दे देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे देश में ऐसे, जो हमारे देश के लिए लड़ रहे थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो किसी को फांसी दे दी, किसी को जेल में बंद कर दिया, काफ़ी कुछ किया। सो गवर्नमेंट की नज़र, मतलब ये अपने लोगों की नज़र में तो पहले बोल्ड, मतलब एक पहले डर से मरे हुए यंग मैन थे, लेकिन बाद में बोल्ड लीडर बने, बोल्ड लीडर से एक लॉ अबाइडिंग लॉयर बने, फिर उसके बाद ये क्रिमिनल बन गए। वो जो फैमिली लविंग हस्बैंड थे, मतलब पहले तो फैमिली को लेके ज़्यादा प्यार था ना इनके मन में, ये फैमिली लविंग हस्बैंड थे ये, अब ये क्या बन गए, ये जो स्ट्रगल था ना, अब
फैमिली लविंग हस्बैंड से ये एक ऐसे इंसान बन गए जिसका कोई घर ही नहीं है। मतलब एक फैमिली लविंग हस्बैंड थे, लेकिन स्ट्रगल की वजह से घर से दूर हो गए। वो एक ऐसी ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले इंसान थे, लेकिन फ्रीडम की फ़ाइट, मतलब फ्रीडम फाइट ने उन्हें एक साधु जैसा, मॉन्क जैसा बना दिया, जो जिसको घर त्याग देते हैं ना, उस टाइप का। और उन्हें ये ज़िंदगी उनको जीनी पड़ी, जिसमें उन्हें अच्छा भी लगा कि चलो मैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them, and the chains on all of my people were the chains on me. So वो कहते हैं कि यहाँ पर मंडेला कहते हैं कि वो खुद को दूसरे इंसान से ज़्यादा महान या त्यागी तो नहीं मान सकते। मतलब ऐसा नहीं कहते वो कि भाई मैं ज़्यादा महान हूँ या मैंने ज़्यादा त्याग किया। लेकिन जब उन्हें पता था कि उनके लोग आज़ाद नहीं हैं, तो वो अपनी छोटी मोटी पर्सनल फ्रीडम्स भी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो भाई उनको ये सब चीज़ें फिर छोड़नी पड़ी, जो उन्हें छोटी छोटी फ्रीडम मिली हुई थी ना, उसको भी वो इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। और फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जो कि डिवाइड नहीं की जा सकती। अगर एक इंसान गुलाम है तो सब गुलाम हैं। कह रहे कि अगर एक इंसान गुलाम है ना, तो फिर सारे ही गुलाम हैं। अगर उनके लोग चेन्स में थे, कह रहे कि अगर उनके लोग चेन में हैं, तो मंडेला खुद भी अपने आप को चेन ही समझते थे। राइट? आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। मतलब वो यहाँ पे कहते हैं कि जैसे ऑप्रेस्ड जो सफ़र कर रहे हैं, ऑप्रेस्ड को आज़ाद करना ज़रूरी है ना, वैसे ऑप्रेसर यानी कि जो जुल्म कर रहा है, उनको भी फ्री करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी तो इसी प्रोसेस में है ना। तो ऑप्रेसर और ऑप्रेस दोनों को ही इस चीज़ से फ्री करना बहुत ज़रूरी है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। तो जो इंसान दूसरे आदमी की फ्रीडम छीनता है, वो खुद कैदी है नफ़रत का, कि नफ़रत ने उसको कैद कर लिया है। ही इज़ अ लॉक बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। सो वो खुद भी प्रिजनर थे हेटर्ड के, प्रेजुडिस के। प्रेजुडिस होता है भेदभाव, और नैरो माइंडनेस के, नैरो माइंडनेस होता है छोटी सोच। मतलब वो खुद भी छोटी सोच के, नफ़रत के, भेदभाव के प्रिजनर थे। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। सो वो कहते हैं कि अगर मैं दूसरे की फ्रीडम को छीन लेता हूँ तो मैं भी फ्री नहीं हूँ, वैसे ही अगर मेरा फ्रीडम छीन लिया जाए तो मैं भी स्लेव हूँ। तो ट्रू फ्रीडम सबके लिए होना चाहिए। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर्स आर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। सो ये कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ये अपने आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो कि जो जुल्म सह रहा है, मतलब जो ऑप्रेस्ड है, और जो जुल्म कर रहा है, यानी कि जो ऑप्रेसर है, दोनों अपनी ह्यूमैनिटी खो देते हैं। जुल्म इंसान को या तो कमज़ोर बना देता है या फिर नफ़रत से भरा हुआ। मंडेला का स्ट्रगल सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं था, बल्कि वो मानते थे कि ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों ही एंस्लेव्ड होते हैं। ऑप्रेस्ड अपनी फ्रीडम खो देते हैं और ऑप्रेसर अपनी इंसानियत। फ्रीडम एक यूनिवर्सल राइट है। जब तक सब आज़ाद नहीं होंगे, तब तक कोई भी आज़ाद नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है ख़त्म, और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे इसी यूनिट की पोएम। तो चलिए अभी ये क्लास ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपका कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर रिव्यू करने की पूरी कोशिश करूँगी। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको अगली वीडियोस का भी पता चल सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गुड नाइट, कल मिलते हैं। थैंक यू।